सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। फरमाना यह था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सितम यह है कि 71वीं बरसी पर भी कायद रहमतुल्लाह अलैह का यह ख्वाब अधूरा है, जिसकी तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान सिफारती महाज पर जंग कामयाबी से लड़ रही है। आलमी फोरम्स पर शिकस्त भारत का मुकद्दर बन रही है। 50 साल बाद सलामती कौंसिल में कश्मीर की गूंज, इंसानी हुकूक कौंसिल का भारतीय जुल्म और जबर पर तशवीश का इजहार और आलमी मीडिया में कश्मीरियों के हक में बुलंद होती आवाजें पाकिस्तान की शानदार कामयाबी का ऐलान है। अमेरिकी सेनेटर्स के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में भी कश्मीर में जुल्म बंद करो की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। इन कामयाबियों के बाद पाकिस्तान का अगला टारगेट जनरल असेंबली का इजलास है, जहां वजीर आजम इमरान खान इस मामले को आलमी रहनुमाओं के सामने उठाकर मोदी की मक्कारी का पर्दा चाक करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान भी भारतीय नींदें उड़ा रहा है कि इससे मसला कश्मीर मजीद उजागर होगा। साजिशी बनिया सोच पै दर पै नाकामियों के बाद साजिशों पर उतरी है। खबर है कि श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान को रुकवाने के लिए श्रीलंकन हुकूमत पर दबाव डाला गया। वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान पर जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, इस पर भारतीय वजारत खारजा का रद्द अमल यह आया है कि पाकिस्तान और चीन आजाद कश्मीर में सी पैक सरगर्मियां बंद करें, लेकिन भारत के मुतालबे और साजिशें अपनी मौत आप मरेंगे। पाकिस्तान इनका मुकाबला कैसे कर सकता है? आज सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, आज ऑस्ट्रेलिया में भी आवाज उठ रही है, पहले हमने यूरोप में देखा, दुनिया के हर कोने में अब आवाज उठ रही है कश्मीरियों के हक में, भारत के खिलाफ। ये कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत कुछ करे अब भारत के खिलाफ। तो ये आगाज तो हो गया है और झुंझलाहट, परेशानी, चिड़चिड़ाहट नजर आ रही है। आज वजारत खारजा की तरफ से भारत के पैगाम आ रहा है या मुतालबा हो रहा है कि जो मुश्तरका एलामिया आया पाकिस्तान और चीन का कि ये कश्मीर पर जुल्म बंद किया जाए, चीन कह रहा है हम इस पर नजर रखे हुए हैं, तो जवाब में वो क्या साजिश रचा रहे हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर में सी पैक को बंद कर दो। ये भारत ये मुतालबा कर रहा है। देखिए, खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला बात है, खंबा नोचे उस हिसाब का यह मुतालबा भारत का आ गया है। देखिए, पाकिस्तान और चीन जो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, भारत के इंटरेस्ट की या उसके मुतालबे के ऊपर तो वो बात नहीं करेंगे। और उसमें दो मुल्कों का एक बाहमी मुआहदा है, उसके अंदर तीसरा फ्रीक जो है भारत का, तो कोई उसमें मैं कौन तू कौन मैं खामखा। मामला ये है कि जिस तरह उसामा साहब आपने कहा कि मामला ये स्टिल जो है पार्लियामेंट तक भी पहुंचा हुआ है और 38 रोज़ हो गए हैं। कश्मीर जो है, वादी जो है, एक जेल का मंजर पेश कर रही है और जिस तरह से वहाँ पे जुल्म जबर हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे पानी, खुराक, अद्वियात सब बंद है, मवासलाती राब्ते मुनक़त है। अब ये हर फोरम पे आवाज़ तो उठ रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है, आलमी हकूक़ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस पे बात कर रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इस पे बात कर रहा है, OIC चले ज़बानी जमा खर्ची है वो बात कर रही है। पाकिस्तान जो है बढ़ चढ़ के इसके हिस्सा ले रहा है। एक तो पाकिस्तान के LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान मिशन को उन्होंने कहा कि मजबूत किया जाए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है 13 सितंबर को वो बाकायदा मुजफ्फराबाद में बड़ा उनका जलसा कर रहे हैं। उस हवाले से ये भी एक सॉलिडारिटी है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत के सरबराह हैं वो वहाँ पे जलसा कर रहे हैं। फिर जिस तरह आपने देखा कल इंसानी हकूक़ की जो कौंसिल थी यूरोपियन जो है जुनेवा में, तो वहाँ पे 58 ममालिक ने जो 5 बुनियादी जो मुतालबात थे उसकी हमायत की है, जिसमें यही था कि फ़ौरी तौर पर कर्फ्यू उठाया जाए, वहाँ पे मवासलाती ज़ाब्ते जो है निज़ाम वो बहाल किया जाए, जो सियासी जितनी भी गिरफ्तारियां हैं, सियासी कैदी हैं, जब बाकी लोगों को उठाया गया उनको और जुल्म जबर जो है उसका इस्तेसाल बंद किया जाए। फौरी तौर पर वहाँ पे जो इवन के जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीम के जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से जो चीफ कमिश्नर ने जो सिफारशात बनाई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाए और फ़ौज और जो इस्तेसाल और जबर का जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए। फिर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए। मामला ये है कि हर फोरम पे आवाज़ तो उठ रही है, बातें भी आ रही हैं, मजम्मत भी की जा रही है, बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन उसका अमली तौर पर अभी तक 38 रोज़ में एक
1% भी कश्मीरियों को, वादी के जो लोग मजलूम है, जो महकूम है, जो जबर और जुल्म की जो चक्की में पिस रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनको 1% भी उसका फायदा नहीं हुआ। ये खुश फहमी है, हम कह रहे हैं जी इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है, आवाज उठ रही है, सारी दुनिया में बात हो रही है, लाइमलाइट में आ गए, खबर पर जाना, लेकिन उनको ना रोटी मिल सकी है, ना पानी मिल सका है, ना अद्वियात मिल सकी है, ना उनका जुल्म और जबर खत्म हो सका। बाबर साहब, सिंध के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, मुझे उस पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट इस पर। ये अब जिस तरह से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि LOC पर जो कमीशन है उसको मजीद मजबूत किया जाए, जो निगरान कमीशन है, तो इससे तो साबित होता है कि LOC की खिलाफ वर्जियां भारत कर रहा है। वरना पाकिस्तान क्यों कहेगा कि जी इस कमीशन को मजबूत किया जाए, यहाँ निगरानी बेहतर बनाई जाए और इसको बेहतर किया जाए? तो इसका मतलब है कि भारत जो है असल साजिशी तो वही है। उसामा साहब, पाकिस्तान ने कभी भी जब भी LOC पे फायरिंग हुई है, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो सबसे पहले अगर वहाँ पर UNO के मुबस्सरीन को कोई लेके गया है तो वो पाकिस्तान लेके गया है। ह्यूमन राइट्स के जो मुबस्सरीन हैं उनको कोई लेके गया है तो पाकिस्तान लेके गया है। पाकिस्तान जब भी सियालकोट सेक्टर ले लें, चाहे LOC ले लें, जब भी इंडिया ने वायलेशन की है, हम सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर लेके जाते हैं, UNO के मुबस्सरीन को वहाँ पर लेके जाते हैं। लेकिन इंडिया ने आज तक कभी इस तरह की इंडिया की तरफ से मुझे कोई एफर्ट नज़र नहीं आई, बल्कि हमेशा उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, और अगर लेके जाया गया तो उनको कई कई दिन दिल्ली बिठाया रखा है और वहाँ पर लेके नहीं गए। तो ये तो चीज़ ओबियसली इंडिया जो है हमेशा LOC पे जो है वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो LOC पे नहते जो शहरी हैं जो पाकिस्तान की तरफ है उन पे फायरिंग करके निकालता है। उसामा साहब, जहाँ तक बात है, आप जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी करनी चाहिए, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन मुझे उसका कोई ना रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, ना मुझे फ्यूचर में इसका कोई रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि 40 दिन गुजर गए हैं। 40 दिन में दुनिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। तमाशाई कह लें, खामोश ना कहें, आवाज़ तो उठ रही है, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ उठी है पार्लियामेंट में। साहब, प्रेस रिलीज की कोई अहमियत नहीं होती सारी दुनिया में, प्रेस रिलीज की कोई अहमियत नहीं होती। अगर नहीं होती तो चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, उस पर भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान जो हैं वो क्यों इतना बिलबिला रहे हैं, क्यों इतने मसले में कहें जी CPEC को बंद करो? क्या तकलीफ है फिर उनको अगर स्टेटमेंट की अहमियत नहीं है? साहब, अंग्रेज बड़ा अक्लमंद है, उसने बड़ा सोच समझ के एक मुहावरा बनाया था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके अमली इक़दामात होते हैं ना, वो आपके अल्फाज से कई गुना ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा। ये अंग्रेज़ ने कहा है। तो आज अंग्रेज़ को पता है कि अल्फाज की क्या अहमियत है और एक्शन की क्या अहमियत है। तो वर्ड्स वो अल्फाज से तो जितना मर्जी क्रिटिसाइज करता है, जब तक एक्शन नहीं होगा उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है। तो एक और मैं चीज़ बता दूं कि ये मोदी जो है ना, ये वो इंसानों की वो किस्म है जो सिर्फ जूते खा के पीछे हटते हैं या बाज आता है, तो इसने इसके बगैर बाज नहीं आना। मैं आपको ये लिख के कह रहा हूँ कि जब तक इसको जूते नहीं पड़ेंगे पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान जो है एक दफ़ा उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, उसके दिमाग का कीड़ा ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक वो ठिकाने नहीं आएंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो बहुत हमने अपने प्रोग्राम में, आप पता चला, मैं आपको बता दिया था कि हम आज के दिन बात करेंगे सिंध में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, सिंध में जो होने जा रहा है उस बारे में। तो अब आप देखें कि आज क्या खबरें आ गई, कितनी बड़ी हलचल हो गई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वजीर कानून फरूक नसीम साहब ने क्या बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 149(4) आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का 149(4), उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है और उसके हामी है। यानी यूं समझने के वो कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत को इख्तियार है कि वो सूबे को डायरेक्शंस दे, हिदायत दे, अगर अमन अमान या माशी कोई सूरत हाल गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए। तो उनका वाज़ेह इशारा है, बल्कि उन्होंने इस तरफ बात भी कही है कि कराची का इंतजाम जो है बराह रास्त विफाकी हुकूमत के पास आ जाए, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है और सिंध हुकूमत उधर बुरी तरह नाकाम है। इसी पर अब बिलावल भुट्टो साहब ने, आपने देख लिया, अभी ब्रेकिंग भी चल रही थी हमारे चैनल पर कि बिलावल भुट्टो साहब ने मुशावरत की है, कानूनी मुशावरत, और उसमें कहा जी 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी और उस पर वो भरपूर एक्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है और आ रहा है नाम आगा सिराज दुरानी साहब का, स्पीकर सिंध असेंबली का, कि वो कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा MPA से मिले हैं और ये तक कहा जा रहा है कि 27 लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। MPAs सिर्फ इंतजार ही है कि मुराद अली शाह साहब जो इस वक्त वज़ीर आला हैं सिंध के, उनकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद फिर यह भी हो सकता है
कि ऑपोजिशन में चली जाए सिंध असम्बली, उनकी सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चली जाए, क्योंकि उनके पास सरियत खत्म हो जाएगी और आसफा भुट्टो साहिबा का नाम आ रहा है कि ऑपोजिशन लीडर बन जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। असद खरल साहब, ये सब अचानक क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ी हलचल हो गई है। बिलावल साहब परेशान हैं, आगा सिराज दुरानी साहब कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहा, लेकिन बिलावल साहब उनसे शदीद नाराज हैं। 27 लोगों की बात हो रही है, 149 4 आर्टिकल की बात हो रही है। तो कराची, सिंध, ये क्या होने जा रहा है? उसामा साहब, जो बात हो रही है आगा सिराज दुरानी साहब की, फॉरवर्ड ब्लॉक को वो लीड तो नहीं कर रहे, ये तो बात मैं इसको तरदीद करता हूँ। लेकिन जो आपने 27 अरकान की बात की है, 17 अरकान अब तक जो है वो पीपल्स पार्टी समझे कि छोड़ चुके हैं। उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो रही हैं और उनका कुछ इंटीरियर सिंध से भी तल्लक है, थरपारकर और नवाब शाह से। अच्छा, 17 के करीब। अब अगर अद्दी असलियत देखें तो सिंध असम्बली के जो सूरत हाल है मौजूदा, 99 है हुकूमत के पास लोग, 30 जो लोग हैं वो PTI के हैं, MQM पाकिस्तान के 21 हैं, JDA के 14 हैं, जो भी ज़ाहिर बात है लाइज है उनकी, 3 तहरीक लबैक के हैं और 1 मुतदा मजलिस अमल का है। अच्छा। जो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल आप देख सकते हैं, उस हवाले से जो सूरत बन जाएगी, यानी 99 से कम होकर 82 भी से भी कम हो सकते हैं नंबर। अच्छा। और PTI के नंबर 85 हो सकते हैं। कैसे? 30 PTI के, 21 उसके साथ MQM पाकिस्तान के, 51 हो गए। फिर उसके बाद 14 आप डाल लें GDA के, ऑलरेडी उनके साथ है अलायंस। फिर उसके बाद 3 तहरीक लबैक के, और अगर मुतद्दा मजलिस अमल का एक नहीं भी डालते, और 17 अगर आप डाल लें जो फॉरवर्ड ब्लॉक के इस वक्त तक जो अपनी वफादारियां तब्दील करने का PTI की क़यादत को, GDA को यकीन दानी करा चुके हैं, तो ये 85 मेंबर बन जाते हैं जी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर सकती है। PTI जो है वहाँ पे एक मखलू जो हुकूमत आपस में एक मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर बना सकती है। दूसरी जानब ये जो बात आई है, फ़रोग नसीम साहब जो कमेटी के हेड हैं, कराची के हवाले से क्लीन कराची की कंपेन भी चल रही है। अभी कल भी वज़ीर जो गवर्नर इस्माइल से उनकी मुलाकात हुई फ़रोग नसीम की, उनको कमेटी का सरबराह वज़ीर आज़म साहब ने बनाया। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि सईद गनी साहब ने कहा है कि 162 अरब हमें दे दिए जाए। अच्छा। और इमरान खान और ये फ़रोग नसीम साहब ने ये कहा है, एक्सक्यूज़ जो बनाया उन्होंने जवाब, उन्होंने कहा जी हुकूमत सिंध जो है वो कराची के लिए संजीदा नहीं है, वो वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट नहीं कर रही। ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे और अवाम के वसी तर मफाद की खातर जो आर्टिकल 149 है, 149 का सेक्शन 4 जो है, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाएंगे और उसके जरिए हम वफाकी हुकूमत कराची शहर का जो इंतजाम और इंतजाम है वो वफाकी हुकूमत के सुपुर्द हो सकता है। और अपने सिर्फ कराची का, सिंध की बात नहीं हो रही, हुकूमत गिराने की बात नहीं हो रही। एक तरफ फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरी तरफ ये थ्रेट। तो मैं समझता हूं कि ये और मुराद अली शाह की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अहम मुलजम है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ओमनी ग्रुप का जितना भी गोरख धंधा है उसके अंदर उनका मरकजी किरदार है। वो क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे और ये सारा मामला क्या है? अब मामला ये है कि जरदारी साहब तो प्ली बार्गेन करने के चक्करों में है, अब नया जो ये वो कहते हैं कटा करने लगा है, तो ये तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल मामला होता है। नदीम अल्ताफ जो पहले सदर भी था बैंक का, और उसने इतराफ़ कर लिया है कि सिंध बैंक में वो था, और आसिफ जरदारी साहब और उनके फ्रंटमैन हुसैन लवाई, उनके साथ उसने गठजोड़ किया। हुसैन लवाई को फिर उसने पैसे ट्रांसफ़र किए, तकरीबन कम से कम 1 अरब रुपए की अमाउंट है, और अब वो वादा माफ़ गवाह बन गया है और उसकी रिहाई भी हो गई है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे दिया है। ये भी एक किस्सा है, और सिंध के हुकूमत के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो अलग है। बाबर डोगर साहब, अगर ये सब कुछ होने जा रहा है, बिलावल मुशावरत भी शुरू कर दी उन्होंने, क्या करें? वो कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम के खिलाफ होगा, तो फिर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे? मौलाना साहब ने तो आज अजीब ही बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जनाब वो हमने तो कोई आज़ादी मार्च की बात की थी, हमने लॉकडाउन का तो कहा ही नहीं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कह दिया है कि हम सिर्फ अखलाकी तौर पर साथ होंगे अगर कोई मार्च करते हैं मौलाना साहब, वरना इसके अलावा कोई नहीं। तो वो हुकूमत गिराने की तरफ नहीं जा रहे। अगर इतना ही घेरा तंग हो रहा है सिंध हुकूमत के गिर्द, तो फिर बिलावल एहतजाज में क्यों नहीं आ रहे? उसामा साहब, मैं आपसे और खलल साहब से माज़र के साथ मुझे खासी चीज़ों पे इख्तलाफ है। पहली बात तो ये है कि सिंध में पीपल पार्टी के कुछ अरकान की बिल्कुल नाराज़गी है सिंध गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। और पीपल पार्टी की लीडरशिप के साथ।
तो इस तरह की नाराज़गियाँ तो पंजाब में भी हैं, इस तरह की नाराज़गियाँ KPK में भी हैं, इस तरह की नाराज़गियाँ फेडरल गवर्नमेंट में भी है, शायद PTI के लोगों की नाराज़गियाँ ज़्यादा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं आप तो मेरा नाराज़गियाँ हैं। जिस तरह आज बिलावल जो है, मलिक असद जो है उनके घर गए, असद सिकंदर जो है उनके घर गए, वो भी नाराज़ थे, उसकी नाराज़गी दूर की। ठट्ठा से शराजी बरादरान जो हैं वो भी नाराज़ हैं। उसके साथ मीरपुर ख़ास जो है वहाँ से अली नवाज शाह साहब हैं, वो नाराज़ हैं। शिकारपुर, घोटकी, नवाब शाह, जैकबाबाद यहाँ से हैं मेम्बरान। किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू है, किसी का ये है कि पार्टी लीडरशिप से वजारत नहीं मिली। मौलाना बख्श टांडियो साहब ने कहा है कि अगर किसी ने फॉरवर्ड बनाया तो वो गुम हो जाएगा माजी की तरह पीपल्स पार्टी सर। तो उनको भी नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, मैं नाराज़गियों को रूल आउट नहीं करता। नंबर भी हो सकता है 20-22 लोग ऐसे हैं जो नाराज़ हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनको ये कह देना कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सिंध हुकूमत को कोई और खतरा नहीं है। दूसरी चीज आगे तो मैं आपको एक और बात बता दूं जी कि आईनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट को गवर्नर रूल के अलावा किसी तौर पर नहीं गिराया जा सकता। आईनी तौर पर मुझे एक बात बताएं, डिसक्वालिफिकेशन है अगर कोई मेंबर CM को पार्टी की लाइन के बगैर वोट डालता है। किस तरह से ये 17 लोग जो है फिर पार्टी की मर्जी के बगैर जाके PTI के कैंडिडेट को वोट डालेंगे, वो तो फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके लिए सिंध असम्बली आपको तोड़नी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी है। पंजाब वाली सिचुएशन डिफरेंट है, जहाँ पर चौधरियों की 10 सीटें, चौधरी पीछे हटते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है। सिंध में जो भी पीछे हटेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो, फिर वहाँ से इलेक्ट हो के आए। अगर फिर पार्टी 17 या 22 जितने भी बंदे हैं वो दोबारा इलेक्शन में जाएं, वहाँ से दोबारा जीतें, फिर आए PTI के टिकट पर और फिर आकर वो हुकूमत को ज्वाइन करें। पता नहीं वो जीते हैं नहीं जीते, आप फिर पार्टी को इतना अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। 149(4) आर्टिकल, इसके इतलाक पर आप क्या कहेंगे? फरूक नसीम साहब ने वाज़े कह दिया वो इसके हक में है और शायद हुकूमत 149 आर्टिकल 149 ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी काम में सिंसियर नहीं है तो वो वहाँ पर अपनी अमलदारी लेके जा सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उनको आइन ये प्रोविज़न दे रहा है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि कराची में गंदगी एक बहुत सीरियस इशू है और अगर हम पे पार्टी को फंड देते हैं, PTI सिंध गवर्नमेंट को फंड देते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगी या वो उसको वो उनको खदशा है कि ये कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे। जिस तरह पहले 1100 अरब का पता ही नहीं है किधर चले गए, तो वो फिर डायरेक्टली वो जो सर्टेन एरियाज हैं उसको अपने कंट्रोल पे लेके वहाँ पर वो पैसा खर्च कर सकती है आर्टिकल 149(4) के तहत। लेकिन पीपल्स पार्टी कोई थ्रेट नहीं है फिर उनके लिए उस वक्त, जब हुकूमत भी आप कह रहे हैं उन्हीं की होगी, कोई नहीं हिलने वाली। और कराची में अगर उनकी सीटें नहीं है तो ये इस आर्टिकल से गवर्नमेंट नहीं गिर सकती। आप ये समझते हैं अगर गवर्नमेंट समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो वहाँ पर रेंजर्स लेके आ सकती है। आर्टिकल 149 के तहत ही वहाँ पर रेंजर लगाई गई थी कराची के अंदर, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने लगवाई थी। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, गवर्नेंस के अगर इश्यूज हैं तो अगर कराची में वो समझते हैं तो कराची को अंडर आर्टिकल 149 वो डायरेक्ट मेयर कराची को पैसे दे सकते हैं और उसके जरिए से डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं। जिस तरह से आज सईद गनी ये कह रहे थे कि सिंध के कराची तक पहुंचने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट का दरवाजा हर सूरत में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल वो है जिसमें इस दरवाजे को बाईपास किया जा सकता है। तो अब शायद इसी वजह से बिलावल जो है खतरा इतना महसूस नहीं। मौलाना साहब हम आपके साथ नहीं आ रहे, सिर्फ आपकी अखलाकी हिमायत हम कर सकते हैं। फिलहाल फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट को गिरने का कोई खतरा नहीं है मेरे नजदीक। कोई आईनी रास्ता नहीं है जिसके तहत मासला ये कि गवर्नर रूल लगा दें, इसके अलावा और एक खतरा नजर आ रहा था उस्मान बुज़दार साहब को, लेकिन अब वो खतरा एक मुलाकात के बाद ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस की जो आला क़यादत है या अफसरान है उनको लाहक हो गया है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। असद खरल साहब, मुलाकात भी हुई तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे शायद कोई बाज़पुरस होगी उस्मान बुज़दार साहब से, लेकिन नहीं। शहबाज गिल साहब ने तो कह दिया अगर किसी को वो पसंद नहीं है तो पार्टी छोड़ दे। इसका मतलब पार्टी में भी आवाज़ें तो हैं लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। शहबाज गिल साहब खुद इलेक्टेड नहीं है मगर उनकी ये जरूरत जरूर है कि वो कह रहे हैं कि खबरदार अगर उस्मान बुज़दार किसी को पसंद नहीं है तो वो पार्टी छोड़ दे।
अगर अब ये पुलिस का ही सारा कसूर है, उन्हीं के अफसरान का कसूर है, उस्मान बुज़दार सब दूध के धुले हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उसामा साहब आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, नॉन इलेक्टेड जो पर्सन है शहबाज गिल साहब ने जो आज बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिनको उस्मान बुज़दार साहब पसंद नहीं है, यानी उनका मतलब इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उनसे वो मुखातब थे। और किसी पंजाब के शहरी को अगर यह है तो क्या वो पंजाब छोड़ दे, पाकिस्तान छोड़ दे, वो पार्टी छोड़ दे, तो आप उनके शुक्रगुजार हो। उन्होंने ये नहीं कहीं कह रहे कि पंजाब वाले अगर 9 करोड़ 10 करोड़ के किसी अवाम को वो पसंद नहीं तो वो सुबह छोड़ दे, ये उनकी मेहरबानी की ये बात उन्होंने बड़ी मेहरबानी। वरना ये भी कह सकते थे, आइंदा जरा ध्यान से, और ये भी कह सकते थे वो एंकर किसी को पसंद नहीं है तो प्रोग्राम छोड़ दे या वो चैनल छोड़ दे या वो पाकिस्तान ही छोड़ दे या सुबह छोड़ दे। वो कोशिशें बहुत सारी चीजें उन्होंने जो दबाव तो है, दबाव तो है। बाद दफा पंजाब असम्बली के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली होते हैं वो एक रूलिंग दे देते हैं कि बहुत लंबी कोई एप्लीकेशन या ड्राफ्ट है तो ये कह देते हैं कि इसको पढ़ा हुआ और लिखा हुआ तसव्वुर किया जाए। तो ये आप पंजाब के लोगों के लिए कि इनके लिए ये पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए, जो नहीं कहा वो भी समझ जाए कि अगर पंजाब के किसी बंदे को पसंद नहीं है तो भाई आप फिर केपी के चले जाएं। तो अगर किसी सहाफी को पसंद नहीं है तो वो साफत छोड़ दे, मुल्क छोड़ दे, सुबह छोड़ दे, प्रोग्राम छोड़ दे, चैनल छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, कहीं भी कुछ कर दे, बुज़दार साहब रहेंगे। उनके बारे में कोई खबर, अगर किसी पुलिस अफसर को नहीं पसंद तो वो पुलिस, अच्छा एक ये भी हो सकता है कि ये भी उनकी मेहरबानी है, वरना वो गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करके ये भी कह सकते थे कि बुज़दार साहब के ऊपर तनकीर जो है वो गैर पार्लिमानी जो वर्ड नहीं जिस तरह हज़फ कर लिए जाते वो तस्वर होगी और अक्सर हो भी जाती है, आपको पता है अक्सर टेपें वो कैंचियाँ चल जाती हैं। अच्छा, तो मामला ये है कि बुज़दार साहब जो है उनके बारे में सोच समझ के गुफ्तगू किया करें। अच्छा, तो शहबाज गिल साहब के गैज़ो गज़ब से भी बचे, सूबे के अवाम भी, हमें भी, सारों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी जो ब्रेक का वक्त हो गया, एहतियात के साथ देख लेते हैं। अगर शहबाज गिल साहब की, उस्मान बुज़दार साहब की तो माजरत करते हैं, तो उनका क्या पता, सारी पुलिस में खाड़ पिछाड़ हो रही है। इस पर हम बात करेंगे बाबर डोगर साहब से कि क्या हुआ। उस्मान बुज़दार साहब वहीं के वहीं है, सारी ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश किया हुआ है और मजीद होने लगा है, मजीद। लेकिन कह रहे हैं रिफॉर्म्स भी आएंगी, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर थाने में अब आएगा, तो क्या उससे कोई कमाल हो जाएगा या एक और बंदा आ जाएगा जिसको रिश्वत देनी होगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जब भी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब का जिक्र होता है तो बाबर डोगर साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सी आप ज़रूर नोट करेंगे कि आ जाती है, उसको आप तंज कह लिए देखें, आप ये दोबारा आप वो मुस्कुराहट देख सकते हैं। और वसीम अकरम प्लस कह के ये उनको बुलाते हैं और इस वजह से कि इमरान खान साहब उनको कहते हैं, लेकिन वसीम अकरम साहब का मैं फ़ैन हूँ। और जब वो बॉलिंग करवाने आए और जब उन्होंने स्टार्ट लिया और उसके 1 साल में ही आप देखते हैं कि दुनिया में उनकी जान पहचान हो गई थी। लेकिन 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद उस्मान बुज़दार साहब की पहचान ये है कि वसीम अकरम प्लस वो होंगे लेकिन गवर्नेंस माइनस हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि बहुत से पुलिस वाले अफसरान माइनस होंगे। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है? वो तो कहते हैं मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, अभी आहिस्ता से मुझे काम का पता लग जाएगा, अभी मैं काम नहीं इतना करता, तो वो अभी 1 साल हुआ है शायद। वसीम अकरम ने 22-25 साल खेला है क्रिकेट, तो इतना टाइम तो उनको दें। वसीम अकरम ने अपने पहले मैच में ही 10 विकेटें ली थी, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मैच था। तो ये मंसूर अख्तर प्लस हैं। मंसूर अख्तर जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर थे और अच्छा। खान साहब ने उनको बड़ा ही मौका दिया, आपको इतने को मौके दिए कि जिसकी हद नहीं। मेरा मतलब है कि लोग तंग आ गए कि या अल्लाह जी कोई एक मैच ही ऐसा आ जाए जिसमें मंसूर अख्तर कोई 100 कर ले, कोई 100 कर ले, क्योंकि वो ओपनर आता था, 10-12 करता था, आउट हो जाता था, अगले मैच में फिर, अगले मैच में फिर, आखिरकार उसने परफॉर्म नहीं किया। मैं क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यार बस कर दे खान साहब, जान छुड़ा दे हमारी, इससे इतने तो स्कोर नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये मंसूर अख्तर प्लस हों मेरी नज़दीक, और खान साहब को गलती से वसीम अकरम प्लस कह गए क्योंकि लग यही रहा कि ये अब ये देखें ना, और क्या आप क्या चाहते हैं बाबर साहब? आप तो देखें ना ऐसी उनके बारे में बात करते हैं, फिर आप पर प्रेशर भी आता है, फिर मसले खड़े हो जाते हैं। आप देखें ना, वो अभी आप बता रहे हैं, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि वो पूरी पंजाब पुलिस में आला अफसरान में खाड़ पिछाड़ हो रही है। पीआरओ लगाए जाएंगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर थाने में। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, कहते हैं जी पुलिस कल्चर ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है और चंद दिनों से पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। ये उनकी तरफ से नहीं हुआ, इसमें टाइम लगेगा।
तो इससे ज़्यादा तेज़ी वो क्या दिखाएं? माशाल्लाह से वसीम अकरम प्लस तो जान की मान पाऊँ तो वो तो एक अलहदा है, ये एक और वसीम अकरम प्लस भी हैं, ये शहबाज गिल साहब। अब माशाल्लाह से 1 साल पहले की अगर आप इनकी तस्वीरें या फुटेज निकालें, अब बड़ा निखार आ गया इनमें और कपड़े भी बड़े कीमती पहनना शुरू हो गए हैं। असल में मुझे एक चीज़ जो मैं आज सोच रहा था कि ये उस्मान बुज़दार साहब के स्पोक्समैन हैं या इमरान खान साहब के हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो मैसेज दिया वो ये कि इमरान खान ने उनसे कहा है कि ये मैसेज क्लियर कर दें कि जिसको भी उस्मान बुज़दार पर कोई तकलीफ़ है तो वो पीटीआई छोड़ दे। यानी कि वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ 20-20 साल से पीटीआई के लिए एफर्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने टाइम लगाया, उन्होंने मारे खाई, उन्होंने जेलें भुगती, अब उनको शहबाज गिल ये बताएगा कि अगर तुमको उस्मान बुज़दार पसंद नहीं तो पीटीआई छोड़ दो। यानी वो शहबाज गिल जिसका यही नहीं पता ये आया कहाँ से, ये पैराशूटर है या क्या है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, कितनी दफ़ा जेल में गया, इसने क्या किया पीटीआई के लिए कि ये जनाब हर शया उस फेद का मालिक बना हुआ है। और ये भी सुनने में आया कि ये उस्मान बुज़दार साहब के ये बहुत करीब होते हैं, जितना ये उनसे करीब होने की कोशिश करते हैं वो उतना ही इनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं, इमरान खान के मुखबर है यहाँ पर। तो बहरहाल चले सर, ये जो कर रहे हैं इससे आप देखते हैं ये पुलिस कल्चर तब्दील वैसे वही उस्मान साहब, मुझे ये पुलिस ऑर्डर एक दफ़ा पढ़ लेते ना, शहबाज गिल साहब तो पढ़े लिखे हैं, सुना कि बाहर से भी पता नहीं कौन डिग्री कोई लेके आए हुए हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब तो चले जान की मान पाऊँ तो उनको तो हो सकता है कि इंग्लिश का इशू हो, इनको तो नहीं है। वो वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब ने सुना इंग्लिश का टीचर रखा हुआ था जो उनको बेसिक सिखा रहा था कि समरी कैसे पढ़ी जाती है। सर वकील तो यहाँ पर उर्दू में बेताशा है, पर समरी कैसे पढ़ी जाती है और कैसे उसको देखा जाता है, बल पता नहीं वो अभी तक वो उसको पढ़ सके नहीं, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है ट्रांसफर पोस्टिंग के नोटिफिकेशंस। उनके वो एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट उन्होंने 9 सेक्रेटरी बदल दिए, हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन के 5 सेक्रेटरी, डीजी खान के 5 कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, लाहौर के दोनों आला अफसरान जा रहे हैं। अब गवर्नर से आज मिले हैं, आज इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, उसके बाद गवर्नर से मिले और उन्होंने ये आज लंबी चौड़े तबादले कर रहे हैं कि शायद तबादलों से, लेकिन पुलिस ऑर्डर में उसामा साहब हर चीज मेंशन है, हर चीज लिखी हुई है, अगर उसी को फॉलो कर लें तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर आप डीपीओ से और डीसीओ डिप्टी कमिश्नर के तबादलों से गवर्नेंस बेहतर होनी होती तो फिर बड़ी देर की होती। हर डीएसपी और नामा लेना है कि जी उनके इलाके में कोई टॉर्चर सेल नहीं है, ये भी एक चीज है, पता नहीं इस तरह मामला हल हो जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर टॉर्चर सेल वैसे ही इलीगल है, वैसे ही इलीगल है, पुलिस ऑर्डर में उसकी सजा लिखी हुई है, ये अजीब बात है। अच्छा, एक चीज़ हमारे प्रोड्यूसर नौजवान हमारा छोटा भाई जनाब असद जैदी, वो उसने एक बड़े दिलचस्प बात कही, तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने शायद वो इश्तिहार देखा हो। वसीम अकरम साहब से पूछा गया है, कोई इश्तिहार चलता था कि वसीम भाई आप थकते नहीं हैं, वो भागते जा रहे हैं, एक नौजवान पूछता है वसीम भाई आप थकते नहीं, तो वसीम अकरम साहब आगे से जवाब देते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। तो इसी तरह चूँकि वसीम अकरम प्लस हैं तो ऐसे लगता है जब इनसे पूछा जाएगा कि उस्मान बुज़दार साहब आप वसीम अकरम प्लस है, आप थकते नहीं हैं, तो ये जवाब देंगे मैं काम ही नहीं करता। तो थकना, वो बैठे हैं, कभी कभी पेशी हो जाती है इमरान खान साहब। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, आप भूल रहे हैं शहबाज गिल ने कहा है कि जिसको बुज़दार पसंद नहीं है उसको वो सुबह छोड़ना पड़ जाएगा। पीटीआई भी पीटीआई भी तो हमारा नहीं है, तो ये ना उस्मान बुज़दार साहब जैसा कोई वज़ीर आला मिल, ये पता नहीं क्या किया है, कोई नेकी काम आ गई है पंजाब वालों के, कि ऐसा उनको वसीम अकरम प्लस मिला है कि वो सारी ज़िंदगी उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी खरल कहानी पर। आपने एक मामला देखा, हम उस पर बड़ी बात करते रहे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप देखते रहे, एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था, मरीम साहबा लेकर आई थी, अब वो कहाँ पर खड़ा है, क्या हो रहा है उसमें, आज खरल कहानी में यही है। खरल साहब कहाँ गई वो वीडियो, वो सारा जाली वीडियो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्या हुआ उसका? उसामा साहब उसमें 3-4 बड़े किरदार थे। एक तो मियाँ तारक मुल्तान से था, वो ज़ेरे हिरासत है। फिर उसके बाद एक नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुरम यूसुफ। अब 3 इसमें अंदर जो किरदार है उनको बाकायदा FIA ने क्लीन चिट दी है, अदालत ने नहीं छोड़ा, FIA ने उनको बरी कर दिया है, खुद ही FIA ने उनको बेगुनाह कर दिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जज साहब का एफिडेविट झूठा कर दिया FIA के बकौल, जज साहब को उनके साथ कन्फ्रंट नहीं कराया गया, यह साबित किया गया है। और उनको जिस तरीके से नासिर जंजुआ साहब
नासिर जंजुआ साहब, अगर आपको याद हो तो नासिर जंजुआ साहब वही हैं जो कमर उस्मान चौधरी जब चेयरमैन नैब थे तो उनके घर में मारगा रोड पे मिड जैक हाउस में डीले विलिंग करते थे। वहां पे उस वक्त डीजी नैब रावलपिंडी जो एफबीआर से लाए गए थे, नासिर इकबाल बेग साहब जो वो भी चेयरमैन साहब के बड़े चेते थे, जिन्होंने रेफरेंस सारे खराब की है। चेयरमैन साहब नैब जो कमर उस्मान चौधरी और नासिर इकबाल, वो भी इनके चेते हैं। वो भी वहां पे होते थे, जिनको अभी इस्लामाबाद में एक अहम ओहदे पे फाइज किया गया एफबीआर में। कमर उस्मान चौधरी साहब, नासिर इकबाल बेग साहब उनके चूंकि साथी थे, और बाहर गैर जो बैरून मुल्क भी और इधर भी उनकी काफ़ी तस्वीरें भी हैं, सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रही हैं। अब ये 3 लोगों को पकड़ा गया। अच्छा, जो नासिर जंजुआ साहब है उनको एफआई हेडक्वार्टर में वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। क्या बात है। हवालात या जेल भेजना तो बड़ी दूर की बात है। और खुरम यूसुफ और जो मेयर गुलाम जलानी थे उनको भी एफआई इकबाल टाउन ऑफिस में रखा गया, उनको भी जेल नहीं भेजा गया। उनसे ना तो इंटेरोगेशन की गई, ना जज साहब का जो एफिडेविट था जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाए थे उसके साथ उनको कन्फ्रंट कराया गया, उनको बेगुनाह कर दिया गया। जो मुतलका जज है उनकी बजाय किसी और जज के पास ले गए और उनको जनाब 2 दिन 3 दिन बाद उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। अच्छा। हालांकि उनका किरदार देखे तो फिर ये कहीं नहीं किरदार क्या है। अच्छा। किरदार क्या है। नासिर भट्ट साहब का वीडियो एफिडेविट में 7-8 दफा नाम जज साहब लेते हैं। फिर रिश्वत की पेशकश उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि नासिर जंजुआ मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी 20 जो 500 मिलियन यूरो की बात हुई है, 20 मिलियन गाड़ी में पड़े हैं, रिश्वत अभी ले लो। फिर उन्होंने बताया कि आपको हमने स्पेशल लगाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को एक मैसेज ऑडियो देना है, रिकॉर्ड किया गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो मैसेज से मुतमिन नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद उनको उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट ने आपको वीडियो दिखाई है मुल्तान वाली, तो उसके बाद आप जो नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला दें। उनको प्रेशराइज किया गया, मुलजम के घर लेके आए गए। फिर उसके बाद सऊदी अरब 2 दफा उनको लेके गए। फिर उनको हुसैन नवाज और नासिर भट्ट के सारों ने कहा कि आपको बाहर सेट कर देते हैं, बच्चों को सेट कर देते हैं, आप लिखे, रिकॉर्ड कराए, वीडियो ऑडियो सब कुछ हुआ। अब मुझे ये बताया 18 सितंबर डेट लग गई है। अच्छा, खैरल साहब बाद दफा छोटी छोटी डेवलपमेंट जो होती है ना, अब एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट का पेशगमा होती है। आज का बयान है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं शरीफों ने वीडियो बनवाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुतालबा कर रहे हैं और जो मरकजी किरदार है उनको छोड़ दिया गया है। 18 सितंबर को जमानत का केस लगा हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जज झूठा, जज मुतनाजा और ये सारे पवित्र हो गए। बाबर साहब रिलीफ मिलने के लिए 10 सेकंड फिर से लास्ट सेगमेंट रह जाती है। नासिर जंजुआ, महार जिलानी, खुरम यूसुफ, राना सनाउल्लाह के दामाद, इन सब की बेल हो गई। एफआईए ने इनको इनसे इल्जामात वापस ले लिए। खल साहब ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनके ताने बाने अगर आप डील के साथ मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें किधर जा रही हैं। तो इस दफा तो आप फिर कहें कि शरीफ खानदान अगर अपनी डील कर रहा है, कहा करते थे कि कोई डील नहीं होगी कोई, और ये था कि कोई एनआरओ नहीं दूंगा। आपको याद है कि लास्ट टाइम अब कब कहा था, खासा अरसा ही हो गया है। तो बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आप देखिएगा किस तरह से आगे डील भी होगी। और लेकिन एक बात की दाद है, अगर जो आप कह रहे हैं जिस तरफ इशारा आपका, अगर कोई डील होती है तो अगर ये सब उसके ताने बाने हैं तो पहले शरीफ खानदान अकेला भाग गया था, तो अब वो अपने साथ दूसरों को भी कुछ ना कुछ उनकी भी डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बात सही है। आखिरी मिनट है, कल क्या होगा? कल के बारे में मैं एक अर्ज कर देता हूं। मौलाना साहब ने आज जो कह दिया, एक अजीब पैंतरा ने बदला। उन्होंने तो कहा था कि जनाब अल्टीमेटम दे रहा हूं इस हुकूमत को, ये खुद इस्तीफा देके चले जाएं वरना हमारे इस्लामाबाद। अब उन्होंने कह दिया कि मैंने तो आज़ादी मार्च की बात की थी, कोई लॉकडाउन की, धरना वरना इस तरह की तो कोई बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा जी एक मार्च की बात हुई थी। चूंकि बिलावल साहब ने भी कह दी थी हमारी अखलाकी हिमायत आपके साथ है, बंदे कोई नहीं आ रहे। तो अब वो धरना और खरल साहब, बाबर साहब इस बारे में बहुत रोशनी डाल चुके हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, मदरसे के बच्चे, वो सब कुछ। तो कल के बारे में बता दूं कि कल हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने आज कहा कि जी वो मीडिया ने ऐसा बनाकर पेश कर दिया मेरे बयान को, तो कल उनका बयान आ जाएगा। ये जो बयान मैंने सामने आया है ये भी मीडिया ने कुछ बना पूरू के पेश कर दिया है। तो मौलाना साहब वसी तर तनाजुर में आइन के कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। बाबर साहब सर, कल सर जुमेरात है। कल शहबाज शरीफ और मियाँ साहब की जो वालदा हैं कैप्टन सफदर, उनके लिए नए नए खाने फल लेके जाएंगे उनकी जेल में। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि कल जाएंगे, पतली गली से जाएंगे, क्योंकि कल नई इंस्ट्रक्शंस लेनी है नए तनाजुर में। क्योंकि लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा था कि फजलुर रहमान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करना है। शायद ये बात शहबाज शरीफ साहब को नागवार गुजरी थी, तो कुछ डील की बातें करनी है, कुछ फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के हवाले से, सॉरी आज़ादी मार्च के हवाले से चीज़ें डिस्कस करनी है।
सही। कल लग रहा है कि शहबाज शरीफ को हाँ जी, आज नून लीग अच्छे से बयान भी आया कि मियां साहब के पसंदीदा फल और अच्छा। शायद आलू गोश्त लेके पहुंचे ताकि मियां साहब को खुश ठीक है। भी नून कर लीग ने कह भी दिया है कि अब ये पीपल्स पार्टी जो सिर्फ अखलाकी हिमायत करने जा रही है, ये बात नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करेंगे। कर्नल साहब 10 सेकंड्स जी, प्लीज। फरोग नसीम साहब कल अपना बयान वापस ले सकते हैं। वो कहेंगे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैंने ऐसी कोई वो उन्होंने खुद ही दिया है, उन्होंने खुद ही बयान दिया है। हमेशा खुद ही दिया सर, जाता है, लेकिन AR दूसरा शाहिद मौलाना खान साहब ने अब्बासी खुद ही दिया साहब था। कराची नैब के केस में शेख इमरान अच्छा खान सर, एमडी आप कर रही, बताइए, उस कर्नल हवाले साहब, से आप तो नहीं रेफरेंस कहेंगे उनको कि रिकमेंड आपने कर जो दिया उस्मान गया। बुज़दार साहब के बारे में कहा है कि जान की अमान पाऊं और बड़ी जबरदस्ती आप तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर, या मैं बयान वापस लेता हूं, आप तो नहीं कहेंगे? आप हमेशा नहीं, उस्मान बुज़दार मैं साहब नहीं के- कहूंगा, लेकिन अच्छा। दूसरी मरतबा शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम कराची के रेफरेंस में भी आ गया है, और डॉक्टर डिमशाह 14 अरब जिसने मलक रियाज के दामाद जैन मलक से लेना है, उसके ऊपर दबाव चलो डाला जी, गया है कि 14 अरब आप मलक रियाज को भी करप्शन छोड़ की दो, नई कहानियां। उल्टा अच्छा, आप सर, वक्त प्ली खत्म हो बार्गेन कर लो। तो मामला ये है कि बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और बड़े बड़े इमरान खान के करीब जो कैबिनेट में लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी में, उनके ऊपर भी हाथ पड़ने वाला प्रोग्राम है। देखिएगा। आज चीफ जस्ट गौर से दोबारा सुनिएगा। हाँ जी, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।